आज जो WWE दुनिया की सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी है, उसका सफर एक छोटे से टेरिटरियल सिस्टम से शुरू हुआ था। ये वो दौर था जब रेसलिंग सिर्फ एक राज्य तक सीमित थी, लेकिन आज WWE पूरी दुनिया पर राज कर रही है। विंस मैकमोहन की विजनरी सोच, हल्क होगन, दी रॉक और अंडरटेकर जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार्स का सुपरस्टारडम और रेसलमेनिया जैसे इवेंट्स ने इस कंपनी को एक एम्पायर बना दिया। तो चलिए जानते हैं WWE के इस हिस्टोरिक सफर के बारे में, टेरिटरियल सिस्टम से लेकर ग्लोबल फिनोमिना बनने तक की पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्सस वर्ल्ड में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को और चलते हैं हिस्टोरिक सफर पर। WWE के टेरिटरियल सिस्टम इरा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 1940s से लेकर 1970s का दौर रहा है। इसको रेसलिंग का यानी कि WWE का लोकल दौर भी कहा जा सकता है। WWE की शुरुआत 1953 में हुई थी, जब जेस मैकमोहन और टूट्स मैंडेट ने मिलकर कैपिटल रेसलिंग कॉरपोरेशन यानी CWC बनाई थी। उस वक्त पूरा अमेरिका NWA यानी कि नेशनल रेसलिंग अलायंस सिस्टम के अंदर रीजनल टेरिटरीज में बटा हुआ था। यानी कि उस समय पूरी अमेरिकन रेसलिंग इंडस्ट्री पर NWA का राज हुआ करता था। हर टेरिटरी की अपनी अलग से ऑडियंस होती थी, अपने चैंपियंस और अपने ही शोज होते थे। न्यूयॉर्क टेरिटरी को CWC मैनेज करता था, जिसमें आगे चलकर WWF बनी यानी वर्ल्ड वाइड रेसलिंग फेडरेशन, जो कि 1963 में इस्टेब्लिश हुई और बाद में उसे WWF यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन के नाम से जाना गया, जो कि 1980s में हुआ। उस समय रेसलिंग स्क्रिप्टेड होती थी, लेकिन इसे लोकल स्पोर्ट्स की तरह पेश किया जाता था। सुपरस्टार्स एक ही रीजन में फाइट करते थे। टीवी कवरेज भी बहुत लिमिटेड मिलता था, यानी कि उस समय पर WWF को बहुत ही कम लोगों तक पहुंच मिलती थी, जिससे कि उसका स्टारडम यानी कि उसकी मार्केटिंग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। उसके बाद दौर आया विंस मैकमोहन सीनियर से लेकर विंस मैकमोहन जूनियर तक का सफ़र, जो कि 1970s से 1980s का दौर हमें याद दिलाता है। 1982 में विंस मैकमोहन जूनियर ने अपने पिता से WWF को खरीद लिया। विंस मैकमोहन का विजन अलग था। वो रेसलिंग को सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट शो बनाना चाहते थे। उन्होंने टेरिटरीज का सिस्टम तोड़कर नेशनल लेवल पर कंपनी फैलाने की सोची। केबल टीवी का फायदा उठाते हुए WWF को अलग अलग राज्यों में अपने शोज टेलीकास्ट करने शुरू कर दिए। ये उस वक्त तक की सबसे बड़ी रेबलियन थी कि विंस मैकमोहन ने NWA को चैलेंज किया था। उसके बाद दौर आता है हल्कमेनिया एंड रेसलमेनिया इरा का। WWF का नेशनल एक्सप्लोजन, जो कि 1984 से 1990s में हुआ था। विंस मैकमोहन ने हल्क होगन को AWA से लाकर WWF का चेहरा बना दिया। 1985 में पहला रेसलमेनिया हुआ, जिसमें सेलिब्रिटीज भी जुड़े, जैसे मिस्टर T और मोहम्मद अली। रेसलमेनिया ने रेसलिंग को पॉप कल्चर में शामिल कर दिया। हल्क होगन, माचो मैन, अल्टीमेट वॉरियर जैसे स्टार्स नेशनल आइकन्स बन गए। WWF अब केवल अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस हो रहा था। VHS टेप्स, मैगजीन्स और ग्लोबल टूर्स ने इसे एक मैसिव एंटरटेनमेंट बना दिया था। उसके बाद दौर आया एटीट्यूड इरा और ग्लोबल रीच का, जो कि 1990s से लेकर 2000 तक हमें देखने को मिला। 1997 में WWF ने एजियर कंटेंट शुरू किया, जिसका नाम था एटीट्यूड इरा। दी रॉक, स्टोन कोल्ड, स्टीव ऑस्टिन, अंडरटेकर, केन और DX जैसे कैरेक्टर्स आइकॉनिक बन गए। इस दौरान टर्निंग पॉइंट आया मंडे नाइट वॉर्स का, जिसमें WWF के सुपरस्टार्स वर्सेस WCW के सुपरस्टार्स से भिड़ते थे। ये अपने आप में एक टर्निंग पॉइंट था WWF के लिए। 2001 में WWF ने WCW को खरीद लिया और मोनोपोली बना ली। इस दौर में WWF का नाम बदलकर WWE रख दिया गया, यानी वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट, जो कि 2002 में इस्टेब्लिश किया गया। कंपनी ने ब्रांड स्प्लिट किए, रॉ और स्मैकडाउन बनाए गए, यानी कि WWE के दो मेन फेसेस बन गए, रॉ और स्मैकडाउन, जिसमें अलग अलग सुपरस्टार्स रॉ में काम करते थे और अलग अलग सुपरस्टार्स स्मैकडाउन में काम करते थे। इंडिया और UK जैसे देशों में भी शोज ब्रॉडकास्ट होने लगे। उसके बाद दौर आया रूथलेस एग्रेशन टू PG इरा टू नेटवर्क इरा का, जो कि 2002 से 2020 तक देखने को मिला। जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा, ब्रोक लेसनर ये नए सितारे थे जो WWE को नई जनरेशन तक लेकर गए। 2008 के बाद WWE ने PG कंटेंट शुरू किया बच्चों और फैमिलीज के लिए, यानी कि इस शो को अब फैमिलीज और बच्चे मिलकर देख सकते थे। 2014 में WWE नेटवर्क लॉन्च हुआ,
एक स्ट्रीमिंग सर्विस बनाई गई जिससे फैंस कहीं से भी WWE के शोज और परफॉर्मेंसेस देख सकते थे। WWE ने ग्लोबल रिक्रूटमेंट शुरू किया। इंडिया, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया से टैलेंट आना शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरी दुनिया से रेसलर्स WWE में आने लगे। फिर आया मॉडर्न WWE का युग, जो कि ग्लोबल एम्पायर स्थापित करने में WWE के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। आज WWE के पास 3 मेन ब्रांड्स हैं, रॉ, स्मैकडाउन और NXT। कंपनी अब पार्ट है टेकियो ग्रुप का, जिनका एंडेवर के साथ मर्जर है। रोमन रेंस, सेथ रोलिंस, कोडी रोड्स और गुंथर जैसे स्टार्स दुनिया भर में छाए हुए हैं और दुनिया भर में इन सभी सुपरस्टार्स के फैंस हैं। WWE ने इंडिया, यूके, सऊदी अरबिया और यूरोप में बड़े बड़े स्टेडियम इवेंट्स किए हैं। सोशल मीडिया पर WWE की बिलियंस में व्यूज़ हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर डोमिनेशन भी WWE का खूब है। एक छोटी सी रीजनल रेसलिंग कंपनी से लेकर एक ग्लोबल एम्पायर बनने तक की WWE ने एक इंस्पिरेशनल जर्नी पूरी की है। विंस मैकमोहन का विजन, सुपरस्टार्स की मेहनत और फैंस का प्यार, इन तीनों ने मिलकर WWE को दुनिया की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट पावर हाउस बना दिया। आने वाले सालों में ये कंपनी और भी ऊंचाइयां छूने वाली है। WWE का नाम अब सिर्फ रेसलिंग नहीं, एक कल्चर है, एक लेगेसी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और ऐसे ही WWE की हिस्ट्री और हिडन स्टोरीज के लिए हमारे चैनल नेक्सस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।